स्वागत आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10th के मैथ जो हम लोग रियल नंबर बना रहे थे, यानी कल के वीडियो में आपको हम 18 सवाल को हल करके सिखाए थे। आज की वीडियो में हम लोग उस 18 से आगे के जितने भी सवाल होंगे उनको कॉन्सेप्ट के साथ सिखाने की प्रयास करेंगे। और इस वीडियो में हम आपको सारे यानी कॉन्सेप्ट देंगे कि वो कौन सा कॉन्सेप्ट हम इस सवाल पे लगाएं ताकि आसानी से और इजी तरीके से बन जाए। वो सारे यानी कॉन्सेप्ट आज देंगे, फिर आगे के सवालों को भी बनाएंगे। तो चलिए आइए 18 से आगे जो है 19 नंबर के सवाल को हम लोग आज बनाएंगे। आइए हम लोग बनाएंगे 19 नंबर से। देखिए ये हम लोग का आज का पहला सवाल है और बहुत ही बेहतरीन सवाल है। चलिए वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं और सारे सवालों को हल करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए आज का अगर पहला सवाल देखें तो सवाल क्या है, दो संख्याओं में जो है एक संख्या जो है आपको दे रखा है, यानी दो संख्या दिया हुआ है। यानी कह रहा है यहाँ पे कि दो संख्याओं a और 18 का लोसो 36 है और मोसो जो है 2 है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। आइए सबसे पहली बात तो आपको ये बता दे, जब हमारे पास दो संख्या दी हो रहती है, जैसे मान लीजिए एक a दिया हुआ है और दूसरी संख्या b दिया हुआ है, तब इनके बीच कुछ रिलेशन होता है। रिलेशन क्या होता है कि अगर हम a को b से गुना कर देंगे तो ये बराबर होता है इन दोनों संख्या यानी a और b के एलसीएम निकाल लीजिए, इन दोनों का एलसीएम निकाल दीजिए यानी a का और b का, और फिर इसको गुना कर दीजिए इसी a और b के एचसीएफ से। दोनों के एचसीएफ निकाल के जब आपस में हम गुना करते हैं तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं। यह फॉर्मूला होता है। ठीक है, यानी फॉर्मूला क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, इसके पीछे कॉन्सेप्ट यह है कि दो संख्याओं का गुणनफल उन दोनों संख्याओं के गुणनफल यानी एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे। जैसे अब हम बता दें कि a की जगह पे अगर हम ले लेते हैं 2 और b की जगह पे ले लेते हैं यहाँ पे मान लीजिए हम कोई संख्या ले लिए 6 ले लिए। अब अगर इन दोनों का एलसीएम निकालिए तो एलसीएम ऑफ यानी ए बी यानी इस दोनों का एलसीएम अगर निकालेंगे तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, आइए 2 और 6 का एलसीएम निकालते हैं। वो संख्या जो दोनों में भाग लगाए वो आपका एचसीएफ हो जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको 2 इकाई 2, 2 तिया 6, यानी आपका मोसो जो है मोसो आ गया आपका कितना, मोसो आ गया आपका 2। और एलसीएम के बारे में बात करेंगे तो एलसीएम वो होता है ना, जो सभी को यानी सभी को गुना कर दीजिए, यानी जो दोनों में आए उसको भी लेना है और जो दोनों में ना आए उनको भी लेना है। तो यहाँ से अगर लोसो निकाले तो लोसो आ जाएगा आपके पास 2 गुना 3 यानी 6 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मोसो आ गया 2 और लोसो आ गया 6। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम आ गया 6 और यहाँ पे एचसीएफ की बात करेंगे तो एचसीएफ आ जाएगा आपके पास कितना, 2 आ जाएगा। अब कहता है इन दोनों संख्याओं को अगर हम गुना करें यानी a और b को गुना करें और फिर इसी ए बी का जो एलसीएम आया है और इन्हीं ए बी का जो एचसीएफ आया है, एचसीएफ दोनों को अगर हम गुना करें तो आपस में बराबर हो जाएगा। देखिए a का मान कितना है 2, b का मान कितना है, b का मान है 6। अब देखिए एलसीएम कितना आया है, एलसीएम आया है 6, एचसीएफ कितना आया है 2। देखिए दोनों को गुना कीजिए 12 बराबर में 12 होता है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल उन दोनों संख्याओं के एलसीएम गुना एचसीएफ के क्या होते हैं, गुणनफल के बराबर होते हैं। चलिए अब इसी कॉन्सेप्ट पे आप हम क्या करेंगे, सवालों को हल करेंगे। इसको हम हटाते हैं और समझते हैं। देखिए पहली संख्या अगर हमारा a है और दूसरी संख्या हमारा 18 है, तो इन दोनों को अगर हम गुना करेंगे तो इन दोनों संख्याओं से बनने वाली जो एलसीएम है उनका गुणनफल और एचसीएफ दोनों के गुणनफल के ये क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब a बराबर में क्या हो जाएगा 36 गुना 2 और बटे में 18। अब a से a का वैल्यू अगर निकाले तो 18 दूना 36 और 2 गुना 2 कितना हो जाएगा 4, यानी हमारा आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर यानी हमारा यानी सी सही हो जाएगा, जिसका आंसर यानी 4 है। यानी इसका आंसर कितना निकलेगा, 4 निकलेगा। ठीक है, इसका आंसर 4 निकलेगा। आइए अगला सवाल बनाते हैं। सवाल नंबर देखिए 20। आइए कहता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल बोल रहा है। तो देखिए अभाज्य संख्या उसको बोले थे जिसमें खुद से या एक से भाग लगे, यानी एक से और स्वयं से भाग लगता है उसको अभाज्य संख्या कहते हैं, और भाज्य संख्या उसको कहते हैं जिसमें 2 से अधिक संख्याओं से भाग लगता है। ठीक है, तो हम आपको कल के वीडियो में बताए थे अभाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है और इसका गुणनफल पूछ रहा है किसके साथ,
सबसे छोटी भाज्य संख्या वो 4 है। तो 4 गुना 2 जब हम करते हैं, 4 गुना 2 या 2 गुना 4 करते हैं तो 8 आता है। देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में है। तो हमारा आंसर ऑप्शन यानी करने का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी सी हो जाएगा। आपको हम बता दें फिर से कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होता है वो क्या होता है, वो 2 होता है। और सबसे छोटी, आपसे ये भी पूछ दे सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, अगर आपसे ये भी कह दे सम अभाज्य संख्या, तो ये भी आपका क्या होता है, ये भी आपका 2 ही होता है। सम भी है और सबसे छोटी भी है, याद रखेंगे सबसे छोटी भी और सबसे सम भी है। और अगर यहाँ पे सबसे छोटी आपसे पूछा जाए, सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या आपका 4 होगा। ये बात आप याद रखेंगे। एक ये भी बात याद रखेंगे कि दो लगातार संख्याओं का, है ना, संख्याओं का एल यानी एचसीएफ, यानी एचसीएफ का मतलब मोसो। जब दो लगातार संख्या का मोसो आपसे पूछे तो वो 1 होता है। अगर आपसे ये कह दे दो लगातार सम संख्या का एचसीएफ, सम संख्या का जब आपसे एचसीएफ पूछे यानी मोसो पूछे तो वो 2 होता है। जब दो लगातार सम संख्या का एचसीएफ पूछेगा तो 2, दो लगातार संख्या का एचसीएफ पूछेगा तो 1, दो लगातार विषम संख्या भी कह दे उसका भी 1, और साथ ही साथ सबसे छोटी आभाज्य संख्या 2, और सबसे छोटी सम आभाज्य संख्या वो भी आपका 2 होता है, और सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होता है वो 4 होता है। ये भी आप याद रखेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव सवाल में पूछे जाते हैं। आइए, सवाल कर रहा है कि इसमें कि किसी पूर्णांक m के लिए सम पूर्णांक का रूप होगा। यह हम पिछली वीडियो में बताए थे और अभी भी हम बता दें कि सम का, याद रखेंगे, सम का जो सूचक होता है, सम संख्या कैसे मानेंगे, और कोई अगर उसमें पूर्णांक लगा हुआ है तो वो पूर्णांक 2 का मल्टीपल होगा, 2 का मल्टीपल होगा, यानी 2 का मल्टीपल होगा, यानी m है तो 2m, या तो इस रूप का होगा, फिर या ये 2m प्लस में 0 दे दे, या 2m प्लस में 2 दे दे, या फिर 2m प्लस में 4 दे दे, या फिर 2m और प्लस में 6 दे दे, या फिर 2m प्लस में 8 दे दे। अगर इस रूप का है, यहाँ से लेके यहाँ तक आप देख लें, इस चारों पांचों में से अगर किसी भी रूप का है तो वो आपका सम होगा, नहीं तो लास्ट में अगर 1 3 5 7 9 आ जाएगा तो विषम हो जाएगा। तो देखिए अगर यहाँ पे देखेंगे तो 2 तो है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है इस जगह पे, यानी पूर्णांक के साथ 2 का मल्टीपल नहीं है, इसीलिए हमारा ये आंसर नहीं होगा। यहाँ पे 2m है लेकिन यहाँ पे देखिए 1 ऐड कर दिया है, इसीलिए हमारा आंसर ये नहीं होगा। यहाँ पे ये हमारा सही आंसर होगा, जो कि आप देख रहे हैं ऑप्शन सी हमारा सही होगा। यहाँ पे देखिए 2m यानी 2 गुना पूर्णांक तो है, लेकिन लास्ट में क्या दिया है, 1 लगा दिया, जबकि 1 हमारा विषम संख्या होता है, सम संख्या नहीं होता। तो याद रखेंगे हमारा आंसर ऑप्शन इसमें क्या होगा, सी होगा। आइए सारे कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। सवाल नंबर अगर देखें 22, तो 22 में कह रहा है कि यदि प्रथम 13,986 आभाज्य संख्याओं का योग क्या है, n है, तो n हमेशा भाज्य होगा। अर्थात कहने का मतलब ये है कि कुछ संख्याएं, जैसे मान लीजिए कि 2 है ना, 2 4 6, हम अभी समझाने के तौर पे ले रहे हैं, इस तरह से कुछ संख्याएं जब सबको जोड़े ना, सबको जोड़े तो ये n है, यानी योगफल n है। अगर हम इसको जोड़े तो 12 आता है, उस 12 को ही ये मान लीजिए कि n मान लिया, क्योंकि ये क्या कहा है, सभी का योगफल कितना है, n है, ये मान लिया है। तब कह रहा है कि ये हमेशा यानी भाज्य होगा। याद रखेंगे अगर ये 12 है, याद रखिएगा ये 12 है, तो किन किन संख्याओं से आप भाग लगा सकते हैं, तो आप आगे चलकर समझेंगे। तो इसे 12 में तो आप सम संख्या से और विषम संख्या से भी भाग लगा सकते हैं। आइए, जब भी हम भाज्य यानी भाज्य की बात करते हैं, भाज्य का मतलब किसी नंबर से वो डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए प्रथम आभाज्य संख्या कह रहा है, प्रथम आभाज्य संख्या, तो प्रथम आभाज्य संख्या क्या होता है, जिसमें 1 से या खुद से भाग लगे। तो देखिए वो होता है कहाँ से, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, फिर 11 होगा, 13 होगा, है ना, फिर आपको 17 हो जाएगा, फिर 19 हो जाएगा। इस तरह से ये डॉट 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 कहाँ तक लिया है, 13,000, यानी 13,000 प्रथम, इतना
यानी ये देखिए डॉट 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 करके लिया गया है, और कहाँ तक लिया गया है तो 13,900 यानी 86 नंबर लिया गया है। समझ पा रहे हैं, ये 986 नंबर को लिया गया, 86 नंबर को। जैसे ये हो गया 1 2 3 4 5 6, इस तरह से कहाँ तक लिया, यानी 9,000 है ना, कहाँ तक ले लिया 9,000 सॉरी 13,900 यानी 86 तक लिया है। ठीक है, उसको जब जोड़ा गया है तब एन आया, सभी को जोड़ा गया है तब एन आया है। अब बताइए ये कितने टाइम्स आया है, 13,986 बार आया, और 13,986 जो है ये आपका सम संख्या है, यानी सम बार यानी संख्या आया है, फिर उसको ऐड किया गया है। अब थोड़ा सा ध्यान दें, अगर यहाँ पे देखें तो दो क्या है, क्या दो आपका विषम संख्या है, नहीं दो आपका सम संख्या। अगर दो को अभी हम हटा ले, दो एक ऐसी आभाज्य संख्या है जो सम है, इसको अगर हम हटा ले तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से होगा 3 5 7 9 है ना, 7 11 13, इस तरह से आता रहेगा। अब ये कितने बार आएगा, क्योंकि हम दो से इंक्लूड किए थे तो 13,986 आया था। अगर हम दो को हटा लें, दो को हटा लें ये हो जाएगा 13,985। कितना होगा 13,985, नहीं आ जाएगा, क्योंकि इसको एक यहाँ पे रखेंगे तब ना वो 86 बार में 86 आएगा। तो अभी कितना है 13,985। अब बताइए ये सभी के सभी क्या है, विषम संख्या, ये सभी के सभी क्या है, विषम संख्या, और विषम बार आया है, यानी लास्ट में 5 है तो विषम बार आया है। जैसे समझाने के लिए हम ले रहे हैं, अगर मान लीजिए कि हम ले लेते हैं यहाँ पे 3 और +3 लेते हैं, क्या मिलता है आपको 6। अगर हम 3 +3 फिर +3 लेते हैं तो मिल जाएगा 9। अगर हम फिर 3 +3 और फिर +3, फिर से एक 3 को हम बढ़ा दें तो ये आपका कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। फिर देखिए 3 +3 +3 फिर +3 और फिर +3 कर रहे हैं, कितना हो रहा है 15 आ रहा है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जब हम विषम संख्या को जोड़े में लेते हैं यानी सम बार लेते हैं तो इसका आंसर भी सम आ रहा है। और यहाँ पे विषम बार लिए हैं तो देखिए आंसर विषम आ रहा है। यहाँ देखिए सम बार लिए हैं तो आंसर सम आ रहा है, यहाँ विषम बार लिए हैं तो विषम यानी विषम आंसर आ रहा है। आप ही बताइए जब ये विषम संख्या है और विषम बार आ रहा है, यानी विषम बार आ रहा है, उसका अगर सम भी करेंगे तो विषम आएगा, क्या आएगा विषम आएगा। अब विषम आ गया, अगर आप विषम में किसी विषम में अगर हम डालते हैं क्या चीज, अगर हम देखते हैं यहाँ पे विषम बार आ रहा है तो यानी विषम संख्या होगा। ठीक है, यहाँ तक आप अगर समझ गए तो अच्छी बात है। थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट और हम देने का प्रयास कर रहे हैं। आइए अब यहाँ पे देखेंगे कि अगर हम 13,985 बार जो ये संख्या आया है, सब के सब ये क्या है विषम संख्या है, और सभी विषम संख्याओं को अगर हम ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, विषम संख्या ही मिलेगा। हमको क्या मिलेगा, विषम संख्या। अब उस विषम संख्या में, उस विषम संख्या में हम अगर यहाँ पे सम संख्या जोड़ रहे हैं, क्योंकि दो क्या है सम है, इन दो को अगर जोड़ेंगे तो विषम संख्या में जैसे दो को जोड़ेंगे तो हमको विषम संख्या ही मिलेगा। क्या मिलेगा, विषम संख्या ही मिलेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 9 आया था, 9 में 2 जोड़ के देखिए कितना आएगा, 2 जैसे जोड़ते हैं 11 आएगा। जैसे इस 15 में अगर आप 2 जोड़िएगा तो कितना आएगा 17 आएगा। ये क्या आ रहा है, विषम संख्या ही मिलेगा। कहने का अर्थ यह है कि 2 को अगर इंक्लूड कर कर, क्योंकि हम प्रथम बोल रहा है, यहाँ पे प्रथम बोल रहा है, अगर प्रथम नहीं बोलता तो फिर काम बन सकता था। यहाँ प्रथम बोल रहा है तो प्रथम में यानी 2 आता है, तो यानी करेंगे मतलब विषम संख्या और सम संख्या को जोड़ेंगे तो हमारा जो योगफल आएगा, जोड़ आएगा, वो क्या आएगा, वो आएगा आपको यानी विषम संख्या। अब विषम संख्या में अगर हम किसी संख्या से भाग देते तो वो संख्या भी विषम होना चाहिए, क्योंकि सम से भाग नहीं लगेगा। अब ऑप्शन में देखिए 6 भी आपका विषम यानी सम संख्या है, 4 भी विषम सॉरी सम है, और 8 भी आपका क्या है सम है। तो यहाँ पे सब का सब सम संख्या दिया है, ये भी आपका सम है, ये भी आपका सम है, और ये भी आपका सम है। अब बताइए मेरे पास जो योगफल आया है, ये जो n है ये क्या है विषम संख्या बन के आएगा। क्या बनेगा, विषम संख्या बनेगा। क्या विषम संख्या में सम संख्या से कंप्लीटली भाग लग सकता है, तो कभी नहीं लग सकता है। इसलिए हमारा आंसर यहाँ पे ऑप्शन यानी कहने का मतलब क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यानी हमारा डी हमारा जो है सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि विषम संख्या में विषम संख्या से कंप्लीटली डिवाइड होगा, सम संख्या से कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो सकता। आइए चलिए बढ़ते हैं। सवाल नंबर अगर हम लोग 23 देखें तो कहता है सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो कि 16, 20 और 24 प्रत्येक से विभाजित हो वो कौन सी संख्या है। यानी 16 से भी भाग लगाएंगे
तो वो कट जाएगा। कोई एक ऐसी संख्या होगा जो यहाँ पे लिखेंगे 16 से भाग देंगे, कंप्लीटली डिवाइड होगा। उसी संख्या में जो संख्या इस बीच में है, ये बीच में जो है मान लीजिए x है, इसमें अगर इसी x में फिर अगर हम 20 से भाग देंगे फिर भी कंप्लीटली डिवाइड होगा। इसी यानी x में अगर हम किससे भाग दे रहे, अगर हम भाग दे रहे 24 से, फिर भी यानी कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। वो संख्या कह रहा है मुझे ढूंढने के लिए, वो कौन सी संख्या है। आइए हम इस सवाल को बनाते हैं। जब ऐसा सवाल दे दे कि वो कौन सी संख्या है जिसमें 16 से भी भाग लग जाए, 20 से भी भाग लग जाए और 24 से भी भाग लग जाए, तो उसका हम एलसीएम निकाल लेते हैं। आसानी से एलसीएम निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पे जब भी हम एलसीएम निकालते हैं इस तरह से निकालते हैं, ये आपका क्या है, प्राइम फैक्टराइज है, यानी इसको कहते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम इसे निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर हम 2 से लगाए तो यह हो जाएगा आपको 16, 8 दूना 16, 10 दूना 20 और 12 दूना 24। अगर हम 2 से लगाए तो कहेंगे 4 दूना 8, 5 दूना 10, 6 दूना 12। अगर 2 से लगाए तो कहेंगे 2 दूना 4, 5 इकाई 5, 2 तिया 6। अगर यहाँ से 2 से लगाए 2 इकाई 2, 5 इकाई 5 का 5 रहेगा और 3 का 3 रहेगा। फिर 5 से लगा दीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा 5, यानी एक 1 टाइम में, फिर यहाँ 3, फिर 3 से लगाइए तो आप कहेंगे 1 1 1। अब सॉरी सभी को यानी गुना कीजिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 पंचे 80, 80 तिया 240, 80 तिया कितना होगा, 80 तिया 240 होगा। 240 आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर यानी आपका ए में दिया गया। तो इस तरह से आप ऐसे सवालों को आसानी से हल कर सकते हैं। आइए हम तो यहाँ से देख के भी हम बता सकते थे कि कौन हमारा सही आंसर होगा। 24 से अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो बस यही डिवाइड हो रहा है, 24 इकाई 24, बाकी बात जो है आपको 24 से यानी डिवाइड नहीं हो रहा था, तो हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आप डिवाइड करके भी देख सकते थे कि कौन सा संख्या इससे डिवाइड हो जाता है। आइए 24 नंबर का सवाल कहता है कि 6x 4y, क्या कर रहा है, कह रहा है 6x 4y और कह रहा है 12xy। इसका यानी मोसो पूछा है, महत्तम समापवर्तक। इसी को मो कहते हैं, इसी को सो कहते हैं, यानी मोसो यानी एचसीएफ कर रहा है। तो देखेंगे 6 दोनों में है, अगर हम देखें 6 दोनों में है तो हम इसे देखिए, इसे क्या लिख सकते हैं, 6x 4y को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुना 3, 2 तिया 6 हो जाएगा। और इस 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 दूना 4, और xy है तो xy लिख दीजिए, x और y। इसमें देखिए 12xy को आप क्या लिख सकते हैं, तो 2 दूना 4, 4 तिया 12, फिर x और y, x और y। देखिए अगर हम देखें तो 2 दोनों में, तो एचसीएफ के लिए हम क्या क्या निकाल सकते हैं, ये 2 आ जाएगा, उसके बाद गुना लगा देंगे। ये अगर देखेंगे ये 2 भी दोनों में है तो 2 एक बार और ले लीजिए। उसके बाद 3 देखिए इसमें भी है इसमें भी है तो 3 ले लीजिए। आप ध्यान दीजिए, ठीक है, आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे भी x है, यहाँ भी x है तो x ले लीजिए, और यहाँ भी y है, यहाँ भी y है तो y ले लीजिए। अब देखिए हमारे पास क्या है, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 और x और y, तो 12xy हमारा आंसर होगा। देखिए किस ऑप्शन में है, तो 6 दूना 12, यानी ऑप्शन नंबर यानी हमारा जो होगा क्या होगा, वो हो जाएगा आपका ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर। आइए अगला सवाल देखते हैं। सवाल अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि √10 और मल्टीप्लाई में दिया है √15, यानी 15 दिया है। ठीक है, चलिए आइए कहता है किन के बराबर है। तो सबसे पहली बात क्या है, इसका परिमेयकरण कर देंगे, 10 √10 और √15, इसका परिमेयकरण कीजिए। दोनों का अगर हम गुना करेंगे तो क्योंकि दोनों यानी रूट के अंदर है तो हम कह सकते हैं 10 गुना 15। ठीक है, 10 गुना 15 आप कह सकते हैं। यहाँ पे इसको अगर हम तोड़े तो 2 पंचे 10 कह सकते हैं, अगर इसको तोड़े तो 5 तिया 15 कह सकते हैं। अब ये रूट के अंदर जो पेयर बना लेता है, जो जोड़ा बना लेता है, वो रूट के बाहर आ जाता है, तो 5 रूट के बाहर आ जाएगा। अंदर में क्या रह जाएगा, ये 2 और ये 3, क्योंकि ये दोनों पेयर नहीं बना पाया, इसलिए 2 तिया क्या हो जाएगा 6, तो 5 रूट यानी कहने का मतलब 6 का रहा है, तो 5 रूट 6 ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। आइए सवाल नंबर 26 देखते हैं। 26 का रहा है 64 के वर्गमूल और 64 के घनमूल से भाग देने पर मान होगा। सबसे पहली बात देखिए, वर्ग का जो चिन्ह होता है, वर्ग का चिन्ह होता है इस तरह से, ऐसे लिखिए, या इसी पर अगर हम ऐसे लिख दें तो ये भी आपका वर्गमूल का होता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे घनमूल की बात करें,
घनमूल की बात करें तो इसमें क्या होगा, रूट के जैसा ही होगा लेकिन यहाँ पे 3 लगा होगा। अब देखिए दोनों का अर्थ क्या है, अगर रूट के अंदर कोई संख्या 2 बार आ रहा है तो वो रूट से बाहर हो जाएगा। इसमें क्या है, घन में क्या है, रूट के अंदर कोई 3 संख्या आ रहा है तो वो उससे बाहर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर हम कह दें आपको कि 2 गुना 2, ये रूट के अंदर है तो इसका मतलब ये 2 बाहर आ जाएगा। इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसमें अगर हम कह दें कि 2 गुना 2 गुना 2, अगर इस तरह से है तब जाकर ये क्या होगा, 2 रूट यानी रूट से बाहर आएगा। घनमूल का मतलब है 3 बार यानी आना, 3 का पेयर यानी 3 होना चाहिए, है ना, 3 संख्या का समूह होना चाहिए, इसमें 2 संख्याओं का यानी समूह होना चाहिए और दोनों तो क्या होना चाहिए, सेम संख्या होना चाहिए। आइए तो यहाँ पे 64 का वर्गमूल, तो वर्गमूल के लिए हम 64 ऊपर में लिखेंगे और घनमूल से करा भाग देने के लिए तो घनमूल से भाग देंगे तो आप यहाँ पे 3 लगाएंगे, घनमूल में 3 और स्क्वायर में नहीं भी लगाते हैं तो है ना चलता है। अब देखिए इसमें हम कहेंगे 8 गुना 8 16 यानी 64 होता है, और नीचे में क्या कहेंगे क्योंकि घनमूल है तो कहेंगे 4 गुना 4 16 और 16 चौके 64। ठीक है, अब आगे चल कर देखेंगे, ये देखिए जोड़ा बन गया तो 1 8 बाहर, इसमें 3 का यानी क्या बन रहा है, ग्रुप बन रहा है तो 1 यानी 4 बाहर। अब 4 से जब भाग देते हैं 8 में तो 4 दूना 8 होता है, यानी हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर यानी बी आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, इस तरह से ऐसे सवालों को आप आसानी से बना सकते हैं। चलिए आइए अगले सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर 27 कहता है कि वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रम से 1 घंटे 3 घंटे 5 घंटे समय लगता है। तीनों को एक प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में है ना लगा समय होगा। आइए होता क्या है कि एक मैदान है, मान लीजिए कोई मैदान हो गया, वृत्ताकार पथ है ना, वृत्ताकार क्या है, पथ है। इसी पथ पे यानी तीनों प्रारंभ किया है, दौड़ना प्रारंभ किया है, दौड़ कर यानी ये एक ही जगह पे फिर से आना चाह रहा है तो एक ही जगह पे आने में उसको कितना समय लगेगा, जबकि पहला जो धावक है एक ही घंटे में पूरा चक्कर लगाता है, दूसरा 3 घंटे में पूरा चक्कर लगा लेगा और पांचवा जो है कहने का मतलब जो है यानी तीसरा जो है 5 घंटे में वो उस स्थान पे पहुंच जाता है। तो बताइए कि तीनों एक ही स्थान पर कितने समय में पहुंचेगा। तो ऐसे सवालों के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। यहाँ पे तीनों अगर देखेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट नंबर है ना, तो आप तीनों को आपस में क्या करेंगे, गुना कर लीजिए। तीनों को आपस में गुना कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 3 गुना 5 यानी कितना हो जाएगा 15, यानी उसको टोटल 15 घंटा लगेगा वहाँ एक जगह फिर से मिलने में, है ना, 15 घंटे लगेंगे। कितने घंटे लगेंगे, 15 घंटे लगेंगे। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर डी में हमारा सही आंसर है। अब देखिए 15 घंटा क्यों लगेगा, क्योंकि पहला जो धावक है मान लीजिए ए है, ये एक ही घंटे में आके यहाँ पे बैठा रहेगा। अब 1 घंटा में ये बैठा हुआ है, तब तक में 3 घंटे के बाद जो है फिर यहाँ से बी आएगा, 3 घंटे के बाद बी आएगा। अब 1 घंटे से पहले से ए इंतजार कर रहा था, उसका 3 घंटे के बाद बी आया और उसके बाद फिर देखेंगे तो सी जो है यहाँ मान लीजिए सी तीसरा होगा, वो कितने घंटे के बाद आ रहा है, तो वो आ रहा है 5 घंटे के बाद आ रहा है। तो बताइए कुछ तीनों जो है एक ही जगह पर है ना कितने घंटे बाद मिले, तो वो टोटल 15 घंटे के बाद मिलेंगे। कितने घंटे के बाद मिलेंगे, 15 घंटे के बाद मिलेंगे। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे सेम ही सवाल है, सवाल सेम है। इसमें कह रहा है कि एक को यानी 3 घंटा लग रहा है, दूसरे को 4 और है ना तीसरे को 8 लग रहा है, तो 3 4 और 8 घंटा यानी लग रहा है उसको एक ही बिंदु पे फिर से कितने घंटे बाद मिलेंगे, कितने समय बाद मिलेंगे। तो 2 से लगाइए, 2 दूना 4 4 दूना 8, 2 से लगाएंगे है ना, तो 2 इकाई 2 2 दूना 4। अगर हम यहाँ से लगाएं 2 से तो यहाँ पे हो जाएगा आपको, फिर अगर हम 3 से लगाएं तो 3 इकाई। ठीक है, अब देखिए अब तीनों को आप यानी सभी को गुना कीजिए, 2 दूना 4 4 दूना 8 8 3 24, यानी टोटल कितने घंटे लगेंगे, 24 घंटे लग जाएंगे, यानी 24 घंटे उनको लगेंगे पुनः एक ही स्थान पर मिलने में। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। आइए अगले सवाल को बनाते हैं। सवाल देखिए यहाँ पे करा है 18 तथा 72 का मोसो कितना होगा। हम आपको क्या बताए थे कि ऐसी संख्या ढूंढिए जो दोनों में लगे, दोनों में लगे। तो ऐसा संख्या हम डायरेक्ट कह दे कि 18 ही है, 18 इकाई 18, 18 चौके 72, 18 चौके 72। तो क्या आप नहीं कह सकते कि हमारा मोसो जो है 18 है और हमारा 18 ही सही होगा, 18 ही हमारा आंसर सही होगा।
तो हम डायरेक्ट लगाकर भी हम पता कर सकते हैं कि वो कौन सी संख्या है जो दोनों को कंप्लीटली रूप से डिवाइड करता है। वो संख्या जो दोनों को कंप्लीटली रूप से यानी डिवाइड करता है वही हमारा मौसू कहलाता है। ठीक है, या फिर आप भाग विधि से बना सकते हैं, 18 से भाग दें 72 में, 18 चौके 72, जिस संख्या से आपका पूरा का पूरा कट जाता है वही तो हमारा मौसू होता है, यानी हमारा आंसर ऑप्शन यानी ए हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए, सवाल है कि यहाँ पे कह दो धन पूर्णांक ए और बी के लिए मोसो, है ना, मोसो यानी ए बी गुना, है ना, यहाँ पे लोसो दे दिया ए बी के बराबर है। तो बताइए ये किसके बराबर है, ये पूछा जा रहा है, ये किसके बराबर है। यहाँ से इसको फिर से समझते हैं, इसको सवाल को पढ़िए फिर से और समझने का प्रयास करिए। दो धन पूर्णांकों, क्या है, दो, है ना, धन पूर्णांकों ए और बी, यानी किसके बारे में बात कर रहा है, ए और बी के लिए, ए और बी के लिए मोसो गुना लोसो, यानी मोसो गुना लोसो, है ना, ए बी के बराबर है। किन के बराबर है, ए बी के बराबर हैं। तो बताइए, यानी यहाँ पे हम देखें तो एलसीएम गुना जो एचसीएफ है, ये एचसीएफ है, ये ए बी के बराबर हैं, ए बी के बराबर हैं। तो बताइए इसमें, है ना, कौन सा आपका सही होगा। तो यहाँ पे आपको बता दें इसका जो आंसर होगा, आंसर आपका एक होगा। क्या होगा, आंसर एक होगा। आप कहिएगा कि क्यों होगा ऐसा, तो अभी अभी आपको हम बताए थे कि ए गुना बी बराबर में दिया है लोसो गुना, है ना, मोसो, आपको बताया था अभी फॉर्मूला में। अब बताइए ये आपको दिया हुआ, ये आपको दिया हुआ है, ये क्या है, दिया है। जब ये दिया हुआ है, क्या हम इस जगह पे लोसो गुना मोसो के जगह पे ए बी नहीं लिख सकते, ए बी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। इसके जगह पे अगर हम ए बी लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए बी, और ये भी तो आपका ए बी है, ये भी तो ए बी है, यहाँ से ए बी क्या होगा, बराबर हो जाएगा ना, किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा एक के बराबर। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए, कहता है निम्नलिखित में कौन सा युग्म सअभाज्य संख्या है। सअभाज्य संख्या क्या होता है, सअभाज्य संख्या वो संख्या होता है, याद रखेंगे जब भी आपसे सअभाज्य संख्या के बारे में पूछे तो कहेंगे दो संख्याओं का एचसीएफ एक हो। जब एक हो, एक का मतलब ये वाला एक, 1, यानी जब दो संख्याओं का एचसीएफ एक निकलता है, जब दो संख्याओं का एचसीएफ एक निकलता है तो उसी को कहते हैं, वो दोनों संख्याओं को कहते हैं सअभाज्य संख्या। आइए अगर हम यहाँ पे देखें 14 और 35 में देखें तो 14 और 35 में कोई ऐसी संख्या बताइए जो दोनों में भाग लगे, कोई ऐसी संख्या, तो आप कहेंगे हाँ है 7, 7 दूना 14, 7 5 35, यानी मोसो इसका तो आ गया 7। हम बोले क्या आना चाहिए, 1, इसका मतलब ये आपका सही नहीं है। आइए 18 और हम देखते हैं 25 में, 18 और 25 में क्या कोई ऐसी संख्या है जो 18 को भी विभाजित करता हो और 25 को भी करता हो, तो आप कहेंगे सर ऐसा कोई नंबर नहीं है। इसका मतलब है कि एक के अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 18 और 25 को एक साथ यानी भाग लगाए, यानी हमारा आंसर ऑप्शन यानी बी हो जाएगा। आइए सी और जो है कहने का मतलब डी को भी समझ लेते हैं। सी को अगर देखें तो यहाँ पे दिया है 13 और 52, 13 और 52 में आप बताइए कौन सी संख्या है जो दोनों को विभाजित करता है, तो वो संख्या 13 ही है। 13 इकाई 13 और 13 चौके 52, यानी हमारा मोसो यहाँ पे 13 आ गया। इसका मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि हम बोले आपका एचसीएफ एक आना चाहिए, क्या एक आना चाहिए। फिर देखिए अगर हम 21 और 84 के बारे में बात करें तो कोई ऐसी संख्या है जो दोनों में लग जाए, तो कहेंगे हाँ बिल्कुल लग सकता है। वो आपका बहुत सारी संख्या है, जैसे इसमें आप 3 से लगाएंगे 3 7 21, ठीक है, अगर 3 से लगाते हैं 3 दूना 6, 3 7 21 यानी 27 हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि बहुत सारी संख्या है जो इसमें यानी अलग अलग तरीके से लग सकता है। ठीक है, 3 7 21 ना, 3 दूना 6, 3 7 21, ठीक है। तो ये क्या है आपका मोसो आ जाएगा, यानी ये भी आपका नहीं होगा, क्योंकि हम क्या बोले जिसका मोसो एक आए, एक किसका आ रहा है, आ रहा है ऑप्शन नंबर बी का, यानी 18 और 25 का आ रहा है। आइए अगले सवाल को हम लोग हल करते हैं। अगला सवाल कर रहा है निम्नांकित में से कौन सा यौगिक संख्या है। अब यौगिक संख्या किसको कहते हैं, यौगिक संख्या कहते हैं कंपोजिट नंबर को, इसको कहते हैं
कंपोजिट नंबर को, जिसको हम बोले थे भाज्य संख्या, जिसको हम बोले थे भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर, इसी को कहते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, अब कंपोजिट नंबर क्या होता है, जिसमें दो या दो से अधिक संख्याओं से भाग लगता है। जैसे हम बोले थे कि चार में एक से भी भाग लगेगा, दो से भी लगेगा और चार से भी लग गया। अगर हम कह दिए यहाँ पे 20, कहेंगे एक से भाग लगा सकते हैं, दो से लगा सकते हैं, चार से लगा सकते हैं, 5 से लगा सकते हैं, 10 से लगा सकते हैं, है ना, 10 से लगा सकते हैं और साथ ही साथ 20 से भी भाग लगेगा। जिसमें तीन या तीन से अधिक नंबर से भाग लग जाता है उसी को तो हम लोग क्या कहते हैं, यौगिक संख्या कहते हैं, यानी भाज्य संख्या कहते हैं। अब 11 की बात करें तो 11 आपकी अभाज्य संख्या है। क्या है? 11 अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या मतलब जिसमें एक से या उसी नंबर से लगे। 21 के बारे में बात करें तो यही हमारा भाज्य संख्या है। आप कहेंगे कि ये कैसे होगा, तो आप 21 में देखेंगे कि 1 से भाग लगा सकते हैं, 3 से भाग लगा सकते हैं, 7 से भाग लगा सकते हैं और 21 से भी भाग लगेगा, इसीलिए आपका भाज्य संख्या है। 31 के बारे में बात करें तो ये आपका अभाज्य संख्या है, क्योंकि इसमें 1 से या 31 से ही भाग लेगा। 41 भी क्या है? आपका अभाज्य संख्या, यानी 1 से या फिर 41 से ही भाग लगा सकते हैं। यहाँ पे हमारा सही आंसर ऑप्शन यानी बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, आइए तब तक आप एक सवाल बनाएं, सवाल नंबर है ना 33, इसको बनाएं, आप जस्ट बनाएं। आइए चलिए अगला सवाल बनाते हैं। देखिए, अगर वीडियो थोड़ा लंबा हो तो आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आपके लिए ये